हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। क्या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, इस चैनल पे क्लिक किया है, तो जाहिर सी बात है आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताते हुए बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि ये चैनल जो है बिल्कुल फ्री है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दी जाती है, साथ ही साथ सारी क्लासेस इसमें फ्री में पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो क्लास के बाद आपको कोर्स खरीदने के लिए बोला जाएगा, फोर्स किया जाएगा कि कोर्स को परचेज कीजिए तभी आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर फ्री में कराया जा रहा है तो क्वालिटी नहीं होगी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं। तो ये रही आपकी कुछ काम की बातें। अब चलिए इस क्लास की बातें करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था जिसमें मैथ के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। तो मैथ के सारे टॉपिक्स आप लोगों ने देख लिया होगा, सीख लिया होगा। साथ ही साथ एक बार तो मैथ के सारे टॉपिक को आपने देख ही लिया होगा, गो थ्रू कर ही लिया होगा। अगर जो भी बच्चा नया है, जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी नए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो वो जो भी टॉपिक उनका क्लियर नहीं है, कमजोर है, जो भी डिफिकल्ट लगता है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, मैथ के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस क्लास में, इस बैच में, इस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं जिसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं हमारे, वैसे ही हम सारे टॉपिक्स को लेके आ चुके हैं और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे टॉपिक के क्वेश्चन इसमें मिक्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूट गया या टॉपिक नहीं आता तो आपको नहीं करना, सब बताया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सबका सम्मेशन, मिसलिनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों का मिक्सर करने वाले हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है। PQR can complete a piece of work in 9 days, 12 days and 18 days respectively. Working together, how much work can do completely in one day? How much work can they complete in one day? कहने का मतलब यह है कि जो PQR है वो कंप्लीट करने किसी भी काम को 9 घंटे में, 12 घंटे, 9 दिन में, 12 दिन में और 18 दिन के अंदर। ठीक है। वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं, हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन वन डे? एक दिन में अगर तीनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो इसके लिए चलिए करते हैं कुछ व्यवस्था, कुछ करते हैं। देखिए फिर से बोल देता हूं, PQR जो है कंप्लीट करते हैं किसी भी काम को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में। वर्किंग टुगेदर, हाउ मच वर्क दे कैन कंप्लीट इन वन डेज, एक दिन में कितना टाइम हो, कितना काम वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले P का देख लेते हैं। P जो है किसी काम को 9 दिनों में करता है, Q उसी काम को 12 दिनों में करता है, और जो R है उसी काम को 18 दिनों में करता है। ठीक है। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। अप्रोक्सीमेटली टोटल वर्क का लगभग अंदाजा मिल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 18। 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 दूनी 36, 36 12 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 36। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 36 यूनिट, 36 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि अगर 9 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो 36 काम को एक दिन में कितना काम करेगा। 36 काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा। तो 9 चौक 36, 4 काम को करेगा, 4 की एफिशिएंसी आ गई। 36 को 12 को 36 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 या 36, 18 दूनी 36। मतलब P की एफिशिएंसी 4 आ गई, Q की 3 आ गई और R की 2 आ गई। ठीक है। तो इनको साथ में काम करना है, मतलब P, Q और R को, तीनों को साथ में काम करना है। मतलब 4, 3 और 2, तीनों को साथ में अगर काम करना है तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 36 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36।
मतलब 4 दिनों में अगर तीनों साथ में काम करे तो 4 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों साथ में काम करे तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया इफ sin t प्लस cos t की वैल्यू 4/5 है देन फाइंड sin t डॉट cos t। जल्दी से बताइए। sin t प्लस cot t जो है 4/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin t डॉट cot t। sin t और cot t क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। आपको सेशन पसंद आ रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने में भी ये काम आ रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री जो काफी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, दुबती नस जो होती है ना जिसे बोलते हैं, उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। अगर किसी बच्चे को फंसाना है, किसी बच्चे को ऐसे बताना है कि तुम्हें नहीं आता, तुमने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी या नीचे दिखाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छा लगता है। अब आप किस में हैं वो मुझे नहीं पता। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। sin t प्लस cos t इक्वल टू 4/5। अच्छा, तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। इस सोचने के लिए अगर मुझे पता है कि अगर sin t और cos t की वैल्यू 4/5 है, अगर मैं स्क्वायर इन बोथ साइड कर दूं तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। जो 2ab आएगा, 2a क्या हो जाएगा sin t और b क्या हो जाएगा cos t। तो sin t cos t की वैल्यू मिल रही है मुझे, मतलब स्क्वायर इन बोथ साइड करना चाहिए मुझे। तो क्या करूंगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या मिला, 2 sin t डॉट कॉस टी इक्वल टू 16/25 माइनस 1। यहाँ पे +1 था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आप सबको क्लियर होगा। तो 1 अगर इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया 2 sin t cos t इक्वल टू 16 माइनस 25/25। तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी, ये आ जाएगा हमारा, देखिए 16 में से 25 गया तो आप बोलेंगे कि ये 9 बच जाएगा माइनस का, इंटू अपॉन 25। 2 sin t cos t की वैल्यू -9/25 है, तो sin t cos t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -9/50। तो -9/50 आपका आंसर होगा, -9/50 आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था और किस टाइप से करना था और क्यों सोचा कि यही करना है। क्योंकि आपके माइंड में पहले से क्लियर होगा कि अगर ये करेंगे तो क्या आएगा, अगर ये प्रोसेस करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। कंक्लूजन या रिजल्ट आपके माइंड में पहले से चलना चाहिए, तभी आप पेन उठा के करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपके पास मार्क टू रिव्यू का ऑप्शन आता है, वो भी टिक कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना काफी सिंपल होता है। आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जिसकी हेल्प से आप कुछ ही सेकंड में, 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो आपका आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो आपके पास आता है 4ab। ठीक है,
तो ये दो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ये दो चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी बजा के 1 सेकंड में कर सकते हैं, चुटकी बजा के 1 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए इस आइडेंटिटी पे बेस ये क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी पे बेस ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 5 है, तो 2a² प्लस b² जो होगा आपका आंसर आएगा, मतलब 2, तो 2 लिख देंगे, a² मतलब 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x² प्लस b² मतलब 25, ये आपका आंसर आएगा। डायरेक्ट आप कुछ ही सेकंड में आंसर बता सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं पता आप लोगों को तो इसमें पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, फिर जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहा है, जो मेरे से पढ़ रहा है, वो ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये चैनल जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों ने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्राइस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कहने का मतलब ये है, जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है हमारे पास, एक सरसों का तेल है जिसका मार्क प्राइस जो है 25% मोर देन है कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो उससे 25% ज्यादा करके मार्क प्राइस किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट लेस करें हम, कितने परसेंट लेस कर दें हम मार्क प्राइस, कि ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना हमें लॉस हो। कितने परसेंट हमें लेस करना चाहिए, सोल्ड टू हैव, कितने परसेंट, कितने पे हम बेच दे उसे ताकि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। बताइए जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखते हैं किसको किसको आता है, कौन कौन बता पाता है। मार्क प्राइस जो है 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, आपको बताना व्हाट इज द लेस देन मार्क प्राइस शुड बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो देखिए अगर हम सीपी को, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो, जो मार्क प्राइस है वो 50% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस का 50%, 100 का 50%, 50 होगा, मतलब मार्क प्राइस 150 के बराबर है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही हमें लॉस हो, ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही हमें लॉस हो। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस है ना, एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस, कितने परसेंट लेस करें मार्क प्राइस को, तो चलिए वो बता देते हैं। सेलिंग प्राइस नहीं पूछा है, तो मार्क प्राइस को कितने परसेंट लेस करें, तो देखिए 150 रुपए में हम बेच रहे हैं किसी चीज को, लेकिन वो कीमत कितनी है, 100 रुपए की। 150 रुपए में किसी चीज को बेच रहे हैं लेकिन कीमत तो 100 रुपए की है, मतलब 50 रुपए कम करना पड़ेगा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे कम करना पड़ेगा मतलब मार्क प्राइस को नीचे लिखना पड़ेगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 या 15, मतलब कि 100/3% कम करना पड़ेगा, 100/3% कम करना पड़ेगा। जिसे हम बोल सकते हैं कि 3 किया 9, 3 किया 9, 1 10, 33, 33 1/3% हमें कम करना पड़ेगा, 33 1/3% हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, तो 33 1/3% हमें कम करना पड़ेगा, ताकि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। आप लोगों ने एक चीज नोट किया, हमने उस प्राइस को कितना बढ़ाया था 25%, लेकिन कम कितना पड़ा 33.1% हमें कम करना पड़ा, ताकि ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना ही हमें लॉस हो। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। देखते हैं किसको किसको पता है कि ये जो परसेंटेज है 25% बढ़ाया, तो कई लोग सोच रहे होंगे 25% ही तो कम करना पड़ेगा ना, लेकिन ये तो 1/3% कम किया हमने। क्यों किया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, अगर रीजन पता है तो जरूर से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ ए इज 95% ऑफ बी, ए जो है 95% है बी का, तो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए जो है कितने परसेंट है बी का, ये बताना है। ए इज 95% ऑफ बी, ए जो है वो बी का 95% है। क्वेश्चन में ये बोला है, कहने का मतलब ये है कि
A अपॉन B जो है वो आ जाएगा आपका 90/100। अगर A हमारा 95 है तो B हमारा 100 है। तो इसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। A जो है वो B का कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। A जो है B का कितना परसेंट है। क्वेश्चन में बोला तो है A इज 95% ऑफ B। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा होगा कि जो B है वो A का कितना परसेंट है। सॉरी, B जो है A का कितना परसेंट है ये बताना है। तो 100/95 इंटू 100, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो तो पूछ नहीं सकता ना, क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंट हुआ होगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करना चाहें अगर हम, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5 और 9 पंचे 45, और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, तो 20, ये हो गया 2000/19। तो 19 एकम 19 बचा क्या, एक 20, 0, 20 पंजे 100, 19 पंजे कितना होता है, तो 19 पंजे 95, तो 19 पंजे 95 हो गया, बचा 5, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो आ गया हमारा 105.2%। 105.2%। अगर A जो है B का 95% के बराबर है तो B जो है A का 105.2% के बराबर होगा। यहाँ पे आएगा B और यहाँ पे आएगा A, ठीक है। 105.2% के बराबर होगा, 105.2% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 148109326 सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाय 8। तो आपको अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, तो नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल बताई गई थी कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का कितना होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, जब तक मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल कौन कौन सी है हमारे पास, क्या क्या है। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल हम 2 की बात करें, अगर हम 2 की बात करें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 नंबर होना चाहिए। लास्ट में 2, 4, 6 या 8 और 0 नंबर पे अगर कोई भी डिजिट खत्म होती है, कोई भी नंबर जो है उसकी लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। बात करें 3 की, बात करें 3 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर सभी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब कि वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सभी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा बड़ा वाला नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ अगर 4 की बात करें, अगर हम 4 की बात करें, अगर हम 4 की बात करें तो लास्ट के 2 नंबर, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर हम 5 की बात करें तो लास्ट का नंबर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का नंबर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 6 की बात करें तो लास्ट का नंबर जो 6 की बात करें तो वो नंबर पूरा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। साथ ही साथ 7 की बात करें तो 7 के लिए कोई अच्छा रूल तो नहीं है, खैर रूल है लेकिन लास्ट के 3 का पेयर बनाना होता है, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डिवाइड करेंगे 7 से। 8 की बात करें, अगर हम 8 की बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना होता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 की बात करें तो 3 का रूल फॉलो करता है 9,
10 की बात करें तो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए और लास्ट में 0 आना चाहिए। बात करें अगर हम 11 की, तो 11 जो होता है अल्टरनेट डिजिट का सम जो होना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो 11 से डिविजिबल होगा। बाकी आगे का बहुत इजी है, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूंगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपके क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो हमारी डिजिट है 14810932 ये नंबर 8 से डिवाइड करें तो क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐसा कौन सा ऐसा छोटा नंबर माइनस करें कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाए, ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपका डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इजी है आपके लिए, अगर नहीं पता तो आप पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे और उसी में आपके 5 मिनट खराब हो जाएंगे। देखिए कैसे 8 के जो डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, मतलब कि इसको 3 डिजिट को, मतलब कि आपको सिर्फ डिवाइड करना है 332 को। 332 को डिवाइड करना काफी आसान है, 8 से 332 को डिवाइड करना काफी आसान है। देखिए 26 को 326 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 और 0, तो ये हो गया 60 हमारे पास। पॉइंट में तो करना नहीं है, तो 8 चौक 32, मतलब कि अगर 40 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 320 आएगा, मतलब 6 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर पूरा डिवाइड करना है तो अगर 6 को माइनस कर दिया, अगर हम 320 को 8 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 326 नहीं होगा। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या माइनस करना चाहिए, तो आप बोलेंगे 6 माइनस करना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, तो जी साहब आपका 6 होना चाहिए। 6 को अगर हम माइनस कर दे उस नंबर में से, 6 को हम नंबर में से माइनस कर दे 148109 326 में से अगर हम माइनस कर दें तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो इस नंबर में से अगर 6 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप लोग इस नंबर को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, 1 in 100% जो है ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। मैं लिख के गारंटी देता हूं, ठीक है, इतना यकीन तो होगा ही आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, there are three members in a family, the average age of the father and mother is 40 years, the average age of the father and mother and daughter is 30 year, find the age of the daughter की एज फाइंड करनी है। किसी फैमिली में 3 मेंबर है, फादर मदर और डॉटर, ठीक है। फादर और मदर का जो एवरेज एज है वो है 40 ईयर, और जो फादर मदर और डॉटर का जो एवरेज एज है हमारे पास वो 30 ईयर है। तो आपको बताना है फाइंड द एज ऑफ द डॉटर, डॉटर की एज क्या होगी ये बताना है। बताइए डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर की एज कितनी होगी, क्या होगी, या आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, देयर आर थ्री मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 3 मेंबर हमारे पास, तो फादर प्लस मदर का जो एवरेज है, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड किया होगा, वो है हमारे 40। तो फादर और मदर का समेशन कितना आ गया, फादर प्लस मदर इक्वल टू 80। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसने बोला कि फादर मदर और डॉटर, फादर मदर और डॉटर का जो एवरेज एज है, मतलब 3 से डिवाइड किया होगा, एवरेज एज है वो 30 है। तो यहां से मिला हमें फादर प्लस मदर प्लस डॉटर इक्वल टू 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। देखिए फादर और मदर की एज का समेशन 80 है, तो डॉटर का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 हो जाएगा, तभी तो 80 प्लस 10 90 हो जाएगा। तो फाइंड द एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर की जो एज है वो 10 ईयर है, डॉटर का जो एज है वो 10 ईयर है।
तो इजीली आप कर सकते हैं। डॉटर का एज कितना है 10 ईयर। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, एवरेज का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं इस साइड कर देता हूं ताकि आपको दिखे। मुझे लगता है आपको देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है 2.5 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 198 इंटू 121 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9। कितना बड़ा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में तो बड़े क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। 144 अपॉन 98 है, 198 है, डिवाइडेड बाय 198 है, ठीक है, इंटू 121 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9, जो हो जाएगा 99 के बराबर, जो हो जाएगा 99 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 से अगर काटते हैं तो 11 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 9 भी 81, 11 से काटे 11 का स्क्वायर है एक, तो 121 11 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2.5 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 198 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 9। ठीक है, तो 11 से इस नंबर को काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, मतलब 2.5 को करना पड़ेगा 72। ठीक है, तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2, 5/2 होता है, 5/2 ही तो होता है 2.5, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72, 36 इंटू 5 कितना हो गया, तो 6 पंजे 30, 5 या 15 और 3 18, 180। तो सिंप्लीफाई इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो 180 के बराबर आएगी। इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी हमारी वो 180 के बराबर आएगी। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ आर जो है आर इक्वल टू 15 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एस जो है वो 16 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। आर स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर इज व्हाट। वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले आर स्क्वायर निकालेंगे हम, आर स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, साथ ही साथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आर स्क्वायर। बात करते हैं एस स्क्वायर की, तो एस स्क्वायर हो जाएगा 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर और हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें पुट करना है वैल्यू, आर स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 15 स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 15 प्लस एस स्क्वायर, एस की वैल्यू 16 स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर से 16 स्क्वायर गया, 15 स्क्वायर से नीचे स्क्वायर था, 15 स्क्वायर गया, तो हमारे पास बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा, बताया भी क्या होगा कि जब भी आपको इस फॉर्म में कोई आइडेंटिटी दिखे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आनी चाहिए, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आएगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर बीच में माइनस हो, बीच में अगर माइनस हो तो क्या आएगी 4ab के बराबर। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 2 आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इजीली कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कुछ ही सेकंड्स बता सकते हैं, और एक एक सेकंड जो है कंपटीशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी कीमती हो जाता है। तो मैथ वाले सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी मैं गारंटी लेके कहता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द वोट इज 15.2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 20.8 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको बताया गया था वोट एंड स्ट्रीम में, वोट एंड स्ट्रीम नाम का क्वेश्चन जो टॉपिक है वो इजीली कराया जा चुका है, बहुत ही इजी वे में जो इमेजेस होती है ना उसके माध्यम से बताया गया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं है तो जाके जरूर से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया गया, बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए बोला गया है कि 15.2 किलोमीटर जो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू अगेंस्ट स्ट्रीम x माइनस वाई होती है, जिसमें x जो होता है वो वोट की स्पीड होती है, y जो होता है स्ट्रीम की स्पीड होती है हमारी, ठीक है। x डिनोट कर रहा है वोट की स्पीड को और y डिनोट कर रहा है स्ट्रीम की स्पीड को। तो x माइनस वाई की वैल्यू 15.2 दे रखी है, और अलोंग द स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 20.8 दे रखी है। इसका अगेंस्ट स्ट्रीम का मतलब होता है अप स्ट्रीम, और अलोंग स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का केस क्या होता है, अप स्ट्रीम का केस होता है x माइनस वाई, मतलब वोट की स्पीड में से अगर स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दे तो वो, और अलोंग द स्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का समेशन होता है। तो चलिए करते हैं, इस y से y चला गया 2x, और अगर प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 35 1 36, x की वैल्यू आ गई 18। तो इसने क्या बोला, इसने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 15.2 है, x की वैल्यू 18 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 में से 15.2 माइनस करेंगे तो ये 2.8 के बराबर आ जाएगी, 2.8 के बराबर आ जाएगी y की वैल्यू। तो जो वोट की जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सॉरी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। जो स्ट्रीम है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो वोट है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अगर वोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी तभी तो वोट चल सकती है, नहीं तो स्ट्रीम जिधर ले जाना चाहेगा उधर लेके जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5√3 cos 60 10 30 माइनस 3 cos 0 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बताइए क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या आएगा इसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको टेबल याद होगा, आपको टेबल याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री का अगर टेबल याद नहीं है तो एक बार बता देता हूं, टेबल बता देता हूं मैं आप लोगों को। यहां होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 0 डिग्री ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे हैं, ये मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ऑलरेडी कराया जा चुका है। आप मैथ के प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, टेबल बनाना सिखा दिया जाएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यूज होती है ताकि आपको ध्यान में रख जाए। तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है। फिर साइन, देखिए अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, और साइन 90 पे 1 होता है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखे, कॉस थीटा को लिखने के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब जो 90 है 90 पे 1 है तो कॉस 0 पे 1 हो जाएगा। ये जो √3/2 है यहाँ पे √3/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 10 की बात है
तो टेन थीटा जो होता है आपको पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब 0/1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। साथ ही साथ 1/2 और √3/2 जो होगा 1/√3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेक थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। अब √3/2 का जो उल्टा है वो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 1/0 जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/0 जिसे हम बोलते हैं 1/0, जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। वन अपॉन जीरो, सॉरी 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। बात करें 30 का 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 ही होगा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अगर करें हम क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 1/√3 का √3, 1 का 1, 1/√3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड का उल्टा। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है तो 0 हो जाएगा। 1/ND जो होता है वो होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो ये रही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई होप आपको ये टेबल पूरी याद होगी, और याद होनी भी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेबल को आपको याद करना है, याद होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं इस टेबल की हेल्प से। इस टेबल के हेल्प से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5√3 cos 60 क्वेश्चन लिखते नहीं है, सीधा सॉल्व करते हैं। 5√3 cos 60, cos जो है 60 पे कितना होता है, तो देखिए cos 60 पे 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, तो cos 60 पे 1/2 होता है। साथ ही साथ आपको बोला है tan 30 पे क्या होता है 10, देखिए tan 30 मतलब कि 1/√3 साथ ही साथ -3 cos 0 cos 0 पे देखिए 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 × 0 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर 45, cos 45 क्या होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसी 2 sin स्क्वायर 60, साइन क्या है हमारे पास, तो sin 60 जो है √3/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। 5/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, और क्या हो गया 3/2, और ये हो गया 3/2। तो एलसीएम 2 आ गया आपका, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11/2 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 11/2 आएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है तो। अगर नहीं आता तो आप स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन x की पावर 17 + 1 इज डिविजिबल बाय x + 1। x की पावर 17 + 1 जो है अगर x + 1 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है। रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि अगर a की पावर n और प्लस b की पावर n हो, अगर n ऑड हो, अगर n ऑड हो, अगर n ऑड हो तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा, रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर n ऑड हो और a + b से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हमारा 0। a + b से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0। n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, तो n की वैल्यू देखिए, अगर 1 की पावर 17 कर दूंगा तभी भी तो 1 ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस फॉर्म में दिख रहा है आप लोगों को, इस फॉर्म में दिख रहा है,
ए की जगह आपका x है और b की जगह आपका 1 है और n की जगह 17 है। 17 हमारा ऑड नंबर है तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इजीली आप इसे 1 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 9000 विल अमाउंट टू 10,200 इन 4 ईयर। 9000 जो है 10,200 बन जाता है 4 साल के अंदर। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताना है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए 9000 और 10,200 के बीच में कितने का गैप है? 9000 और 10,000, क्योंकि आपको पता है ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल के बाद जो है अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है 4 साल के बाद। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ होगा। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10,200 में ऐड हुआ होगा। 9,000 और 10,000 के बीच का जो गैप है वो 1,200 का है। 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1,200 के बराबर है। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,200 के बराबर है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 के बराबर हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है? रेट बताना है। तो 300 जो है वो 9,000 का कितना परसेंट है? तो इजीली दिख रहा होगा आप लोगों को 5% है, लेकिन मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 9,300, 5%, 10% अगर 900 है तो नहीं 5% नहीं होगा, सॉरी। तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1/3%, सॉरी 3 1/3% आ गया, मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 1/3%। ओके, क्लियर? आपका भी आंसर आया होगा। बोला गलत लेकिन आंसर सही निकाला, ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 832 और 832 13 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया गया था, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20% इफ द फाइनल प्राइस इज 540 रुपए, देन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इज व्हाट। आपको बोला जाए कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10% डिक्रीज कर दिया जाए और फिर 20% इंक्रीज कर दिया जाए और फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारी 540, तो आपको बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी ओरिजिनल वाली। तो चलिए बताते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी 100 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, तो 10% डिक्रीज किया मतलब 100 से 90 पे आ गए। अब इसे 20% इंक्रीज करेंगे मतलब कि 120, मतलब 90 का 20% क्या होगा? 18 होगा। तो 18 इसमें ऐड कर दीजिए, 90 100 108, तो 108 आया। ठीक है, अब आपको बताना है कि 108 जो सीपी है वो हमारा 108 यूनिट के बराबर है। सीपी जो है 108 यूनिट के बराबर है और वास्तव में जो सीपी है हमारा वो 540 रुपए के बराबर है। तो 108 यूनिट की वैल्यू 540 है, तो 540 108 और सीपी माना कितना था? 100%। देखिए ये जो चेंज जो 108 बना है वो 10% डिक्रीज करने से और 20% इंक्रीज करने से बना है, लेकिन एक्चुअल में सीपी कितना था हमारा? 100 था, तो 100 की तो वैल्यू निकालनी है। तो किससे जा रहा है, किससे काट सकते हैं हम? 8 पंजे 40, अगर हम 108 को 5 से करें तो 8 पंजे 40, 5 कम 5, तो सीधा 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी 500 है, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए के बराबर है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो है 500 रुपए के बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, बी फिनिश द सेम वर्क इन 20 days, ए एंड बी वर्क टुगेदर, देन हाउ मच टाइम वुड दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ए जो है 50% मोर एफिशिएंट है बी के, मतलब कि ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, ए और बी के जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:2 है। बी फिनिश द सेम वर्क इन 20 days,
3 यूनिट से बी जो है सॉरी 2 यूनिट से 2 यूनिट की एफिशिएंसी से अगर 20 दिनों तक काम करता है तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो टोटल वर्क इक्वल टू 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 दिन। 40 दिन, ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारा 40 दिन के बराबर। ठीक है, इसने बोला कि दोनों अगर साथ में काम करें मतलब कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। और 40 यूनिट काम करना है, 40 यूनिट टोटल काम है, 40 यूनिट टोटल काम है, 5 यूनिट के हिसाब से 5 की एफिशिएंसी करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। और दोनों साथ में काम करें 5 की एफिशिएंसी से तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, क्लास में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीख रहे होंगे। अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप पे जो कंटेंट पहुंचाना चाहे मुफ्त में वो पहुंचा सके और हमारी मेहनत का आप फायदा उठा सकें। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।